Friends, this is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Economics where we make economic concept easy and logical. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक में हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने के मेथड्स देखेंगे। परसेंटेज मेथड, देन टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड, देन पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड एंड आर्क मेथड। पहला मेथड हम लोग देखते हैं परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी का वैल्यू परसेंटेज टर्म्स में एस्टिमेट किया जाता है और इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। या फिर हम लोग इस तरह से भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई 100, या फिर अगर हम लोग चाहे तो ये वाला इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं पी डिवाइड बाय क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। यहाँ पर डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी, जिसका इक्वेशन इस तरह से है Q1 माइनस Q0। Q1 का मतलब होता है न्यू वैल्यू ऑफ डिमांड और Q0 का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू ऑफ डिमांड। सिमिलर वे में हम लोग डेल्टा P का भी वैल्यू निकालते हैं। सो डेल्टा P का इक्वेशन है P1 माइनस P0। सो यहाँ पर P1 न्यू वैल्यू ऑफ प्राइस और P0 इनिशियल वैल्यू ऑफ प्राइस। परसेंटेज मेथड में जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू 0 टू इन्फिनाइट के बीच में रहता है। मैथमेटिकली परसेंटेज मेथड में जो नेगेटिव साइन आता है वो नेगेटिव साइन हम लोग यहाँ पर इग्नोर करते हैं और हम लोग खाली न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर करते हैं। उसका रीज़न ये है ऑलरेडी डिमांड और प्राइस में रिलेशन इनवर्स या नेगेटिव है, तो वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव ही होता है, तो इसके लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर करते हैं। So this is percentage method of measurement of price elasticity of demand. Next method है total expenditure और outlay और revenue method. इस मेथड में प्राइस में चेंज आने की वजह से एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू में कितना चेंज आया है वो आइडेंटिफाई करते हैं और बेस्ड ऑन दैट हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, impact of price change on total expenditure or revenue is called as total expenditure or revenue method. अब इसको revenue method क्यों बोला जाता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि कस्टमर जो एक्सपेंडिचर करता है वो एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर के लिए रेवेन्यू है, तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू मेथड्स। इस मेथड में कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एस्टिमेट नहीं किया जाता, उसके बदले में यहाँ पर इलास्टिसिटी का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है और इसके लिए इस तरह से टेबल का यूज़ किया जाता है। सो टेबल में आप देख सकते हो पहला कॉलम में दिया है चेंज इन प्राइस और दूसरे कॉलम में है फॉल इन प्राइस, मतलब प्राइस कम हो गया, और तीसरा कॉलम है राइज इन प्राइस जहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है। सो इस सिचुएशंस में जब डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होता है जिसका वैल्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तब अगर प्राइस कम भी होता है तो टोटल आउटले में कोई चेंज नहीं आता। सो टोटल आउटले रिमेन अनचेंज, और अगर प्राइस बढ़ता भी है तो भी टोटल आउटले या एक्सपेंडिचर अनचेंज होता है, तो इसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर सिंपल कंक्लूजन ये है, प्राइस अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता, कस्टमर अपना एक्सपेंडिचर उसी लेवल पर रखता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में वैल्यू होता है ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर अगर प्राइस कम होता है तो कस्टमर का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल आउटले इंक्रीजेस विथ फॉल इन प्राइस। और वहीं पर अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो टोटल आउटले कम होता है। यहाँ पर जब प्राइस कम होता है तो कस्टमर का रियल इनकम बढ़ता है, तो कस्टमर उसका एक्सपेंडिचर और ज़्यादा बढ़ाता है। जब प्राइस बढ़ता है तो कस्टमर का रियल इनकम कम होता है, तो कस्टमर उसका आउटले कम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन इलास्टिक डिमांड जिसका वैल्यू है लेस देन 1। इन इलास्टिक डिमांड में जब प्राइस कम होता है तब आउटले एक्सपेंडिचर भी कम होता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो आउटले और एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। तो इस तरह से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर प्राइस चेंज को किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है उसके ऊपर बेस्ड होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में हम लोग डिमांड कर्व के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी का वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, और उस पॉइंट पर जब डिमांड में चेंज बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा सा चेंज होता है, तब हम लोग पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड यूज करते हैं। तो इस पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के लिए इस तरह का इक्वेशन यूज होता है
प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। इसको हम लोग डायग्राम थ्रू समझते हैं। जैसे डायग्राम में यहाँ पर डी डी ये डिमांड कर्व दिया है जो नेगेटिव स्लोप है और जो लीनियर भी है। डिमांड कर्व के अगर हम लोग दो इक्वल पार्ट्स करते हैं तो हम लोग को पॉइंट मिलेगा ये वाला। तो इस पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू होगा 1। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर वाला पोर्शन जो हम लोग बोलते हैं अपर सेगमेंट और इस पॉइंट के नीचे वाला दैट इज कॉल्ड एज लोअर सेगमेंट, दोनों सेगमेंट्स का डिस्टेंस सेम होगा, वैल्यू सेम होगा, तो हम लोग को वैल्यू वहां पर 1 मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर है जहां पर इलास्टिसिटी का वैल्यू 0 है। इसका मतलब यहाँ पर डिमांड प्राइस को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो जब डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक होता है तो डिमांड कर्व इस तरह से वर्टिकल शेप में होता है। तो ये वर्टिकल शेप का डिमांड कर्व ये बताता है कि प्राइस में कितना भी चेंज आने दो डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर वैल्यू होता है इज इक्वल टू 0, लेकिन ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू है इन्फिनाइट। अभी इन्फिनाइट जब वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, और परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व का स्लोप इस तरह से हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। तो ये वाई एक्सिस पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर बिना प्राइस में चेंज हुए डिमांड कितना भी बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है। तो इसके लिए इसको बोला गया है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड जिसका वैल्यू है इन्फिनाइट। अभी हम लोग ने जो 3 पॉइंट्स देखे उनको हम लोग नाम देते हैं। जैसे यूनिट इलास्टिक को हम लोग बोलते हैं ए पॉइंट, परफेक्ट इन इलास्टिक को बी पॉइंट और परफेक्ट इलास्टिक को सी पॉइंट। तो ऐसे हम लोग को 3 पॉइंट्स मिले। अभी मोर इलास्टिक डिमांड कैसे डिफाइन करेंगे? वाई एक्सिस पर जो सी पॉइंट है वो सी पॉइंट एक्सक्लूड करके और यूनिट इलास्टिक का ए पॉइंट एक्सक्लूड करके अपर सेगमेंट में जो डिमांड कर्व का प्रपोर्शन है वहां पर इलास्टिसिटी का वैल्यू होता है ग्रेटर देन 1 और उसको हम लोग बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। वहीं पर लेस इलास्टिक डिमांड भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोअर सेगमेंट में ए ये पॉइंट एक्सक्लूड करके और एक्स एक्सिस का बी ये पॉइंट एक्सक्लूड करके लोअर सेगमेंट का जो डिमांड कर्व का प्रपोर्शन है वहां पर होता है लेस इलास्टिक डिमांड जिसका वैल्यू होता है लेस देन 1। तो इस तरह से पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में हम लोग डिमांड कर्व के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी का वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट मेथड है आर्क मेथड। आर्क मेथड तब यूज किया जाता है जब प्राइस में चेंज लार्ज अमाउंट में होता है। तो आर्क मेथड में 2 पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी का वैल्यू आइडेंटिफाई किया जाता है। आर्क मेथड में जब हम लोग 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं तो 2 पॉइंट्स वहां पर आर्क क्रिएट करते हैं, मतलब डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो उस डिस्टेंस पर उस आर्क पर लोग इलास्टिसिटी का वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। इस आर्क मेथड को मिड पॉइंट मेथड भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस तरह का इक्वेशन यूज करते हैं। ये आपका मिड वैल्यू मेथड का फॉर्मूला है जहां पर हम लोग प्राइस और डिमांड दोनों का मिड वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। सेम इक्वेशन हम लोग इस फॉर्मेट में भी यूज करते हैं। तो इस तरह से मिड पॉइंट मेथड ही आपका आर्क मेथड है जहां पर हम लोग एवरेज वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। तो आर्क इलास्टिसिटी में जो वैल्यू आइडेंटिफाई किया जाता है दैट वैल्यू इज एवरेज वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ओवर द सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। इसको हम लोग डायग्राम थ्रू समझते हैं। जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे हो डी डी ये डिमांड कर्व है जहां पर पी ये एक प्राइस है और क्यू क्वांटिटी है और एम ये एक पॉइंट है आपके डिमांड कर्व के ऊपर। और ये डिमांड कर्व नॉन लीनियर है, कॉन्वेक्स स्लोप है। अभी सपोज प्राइस पी से P1 इस तरह से कम हो गया तो हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि प्राइस कम हो गया डेल्टा P1। प्राइस इतना कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो डिमांड आपका बढ़ गया Q से Q1, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा Q1। तो इतना डिमांड आपका बढ़ गया। फिर आपको डिमांड कर्व के ऊपर नया पॉइंट मिलेगा जिसको हम लोग डिनोट करेंगे N से। अभी M और N इन 2 पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हम लोग को मिलता है आर्क, और ये आर्क इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब इस आर्क में हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर हम लोग डिमांड और प्राइस दोनों का एवरेज वैल्यू कंसिडर करते हैं। जैसे पॉइंट मेथड में हम लोग ने देखा था हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट्स लेते हैं। जैसे सपोज M और N
इन दोनों के वैल्यू हम लोग पॉइंट मेथड में लेते हैं, लेकिन आर्क मेथड में हम लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं लेते, हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में जो एवरेज आएगा वो एवरेज कंसिडर करके इलास्टिसिटी का वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस बिकेनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।